तो यार आज हमने डिस्कस करनी है सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 2 है सीएनएस का। पहला चैप्टर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए हुए हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके साथ रिलेट करेंगे वन बाय वन, हम उनको पीछे जाके फिर डिस्कस करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में दो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलेट करेंगे, एक गैबा और एक सीरोटोनिन। तो पीछे से जाके हम वो दोनों एक साथ कवर कर लेंगे, तो इस तरह हमारा वो चैप्टर साथ साथ होता रहेगा। अब ये सर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पिछले जो मैंने पास पेपर है उसमें मैंने देखा है कि 24 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आए हुए हैं। 24 क्वेश्चंस तो है भी थोड़ा मुश्किल समझने में। तो मैं जब पढ़ रहा था थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, तो अब हम कोशिश करेंगे कि जितना आसान हो सके उसको करते हैं। तो जो सीएनएस की डिजीजेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या वो एक्साइटेबल होती हैं या वो डिप्रेसिंग होती हैं। अगर कोई एक्साइटेबल स्टेट है तो उसको हमने करेक्ट करके नीचे लेके आना है नॉर्मल पे, और अगर डिप्रेसिंग स्टेट है तो उसको ऊपर लेके जाना है। यानी जैसे नुमान कहा करता है कि निचले तबके को हमने ऊपर उठाना है। यही दो तरह की सीएनएस के अंदर डिजीज होती हैं। अब सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ हमें दो लफ्जों को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही बता रहा है कि ये वो ड्रग्स होंगी जो एक सिडेशन काज करेंगी और दूसरा हिप्नोसिस काज करेंगी। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट इस चीज के बारे में क्लियर हो कि व्हाट इज सेडेशन एंड व्हाट इज हिप्नोसिस। तो इससे हमें ये याद रखने में बड़ी आसानी होगी कि ये दोनों ड्रग्स जो हैं किसकी ट्रीटमेंट में यूज होंगी। अब जो सेडेशन होती है, सेडेशन इज बेसिकली अ रिडक्शन इन एजिटेटेड, यानी जो एंजाइटी की स्टेट होती है उसकी रिडक्शन को हम बेसिकली सेडेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एंजाइटी। तो इसकी मैं आपको लेके चलता हूँ डेफिनेशंस पर। तो ये मैंने साथ निकाला हुआ है कि ये देखें, ये है सेडेशन, एजिटेशन। रिडक्शन इन एजिटेशन इज नोन एज सेडेशन। सो व्हाट इज एजिटेशन। अब सवाल ये होता है कि अगर एजिटेशन कम होने का मतलब सीडेशन होता है, तो व्हाट इज एजिटेशन। एजिटेशन देख लें, अ स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट, यानी एंजाइटी की स्टेट को ही हम एजिटेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एंजाइटी। तो एंजाइटी की जो मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है इसमें डेफिनेशन ये दी हुई है, fear or nervousness about what might happen। फॉर एग्जाम्पल के आगे क्या होने वाला है इसी को सोच सोच के परेशान और नर्वस होने की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल आपने एनाटॉमी का वाइवा देने जाना है और आप हालात सुन रहे हैं कि बड़ा सख्त वाइवा ले रही हैं और मतलब बड़े ही हालात टाइट हैं। अभी आपका वाइवा आया नहीं है, अभी 3-4 दिन उसको पढ़ें, लेकिन वही सोच सोच के जो एक डर और नर्वसनेस क्रिएट हो रही है, दिस इज नोन एज एंजाइटी। और इसी एंजाइटी को कम करना बेसिकली सिडेशन है। पहली चीज यहां से हमें एक बात समझ आई कि पहली चीज हमें ये समझ आई कि जो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं वो सिडेशन काज कर रही हैं, तो इसका मतलब वो किसकी ट्रीटमेंट में यूज होंगी, बता देना। माइक ओपन कर लें आप अगर शोर नहीं है पीछे। तो ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज एंजाइटी, होंगी, एंजाइटी, एंजाइटी की ट्रीटमेंट। ठीक है। अब दूसरी एंजाइटी की एक डेफिनेशन ये भी है, अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच। अक्सर ऐसा होता है मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के बाद, रात को आप फ्री बैठे हैं, 12 बजे नींद नहीं आ रही, आपने कहा चलो भाई मोटिवेशनल स्पीकर खोल लो कोई। अब मोटिवेशनल स्पीकर जब आप वो सुनते हैं तो वक्ती तौर पर एक ऐसी स्टेट क्रिएट हो जाती है, बस यार करना है, ये करना है, आज ये खत्म है। तो उस टाइम भी आपको नींद नहीं आ रही होती। तो किसी भी काम को करने की जो एक शदीद किस्म की ख्वाहिश होती है इसको भी एंजाइटी कहते हैं। और जो चीज आगे होने वाली है उसके बारे में सोच सोच के जो डर और नर्वसनेस क्रिएट होती है इसको भी एंजाइटी कहते हैं। और एंजाइटी का दूसरा सिनोनिम है एजिटेशन, और इसी की रिडक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सेडेशन। तो पहली चीज क्लियर हो गई, सेडेशन। दूसरी है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस कहते हैं ड्राउजीनेस को, यानी ये वो ड्रग्स होंगी जो ड्राउजीनेस काज करवाएंगी। अगर ये ड्राउजीनेस काज करवा रही हैं तो ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज होंगी,
लॉजिकली आप खुद इसका आंसर कर सकते हैं, इंसोम्निया। इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में। सो ये पूरे का चैप्टर जो अभी हम डिस्कस करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स के नाम से, तो इसका मतलब ये होगा कि इस चैप्टर के अंदर जितनी भी हमने ड्रग्स डिस्कस करनी है वो सेडेशन एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज होंगी और इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज होंगी। तो सबसे पहले वही पैटर्न है जो हम, नासिर भाई मैं आपको पिछले भी लेक्चर्स में बताता रहा हूँ कि 4 चीजें डिस्कस करनी है किसी भी ड्रग की। सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन, उसमें है कौन कौन सी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, देन हमारे पास उसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं और थेराप्यूटिक टॉक्सिसिटी क्या है। टॉक्सिसिटी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि जो हमारे पास सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं, इसको मैं जूम कर लूं, ये जो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं इसको हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, बेंजोडायाजिपीन, बारबिचुरेट्स एंड मिससेलेनियस एजेंट्स। इनके आगे आगे कौन कौन सी आएंगी वो भी हमने देख लेनी है, लेकिन जो ट्रायाजोलम है ये शॉर्ट एक्टिंग है, एल्प्राजोलम इंटरमीडिएट एक्शन है और फ्लोराजिपाम जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है। इसी तरह बारबिचुरेट्स में जो थायोपेंटल है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन है, सेकोबार्बिटल जो है ये शॉर्ट एक्शन है और लॉन्ग एक्शन हमारे पास फिनोबार्बिटल है। इसी तरह मिसलेनियस एजेंट्स में ये वाली आती हैं। ये क्लासिफिकेशन में समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है, ये एज सच याद करनी है कि बेंजोडायज़ीपीन ये होती हैं, बारबिचुरेट्स ये होती हैं, मिसलेनियस एजेंट्स ये होती हैं। अब आ जाते हैं हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हमें ग्लूटा जो गैबा है, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, इसके बारे में और इसके रिसेप्टर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। तो अब अगले पेज पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी ये बनी है डायग्राम। ये हमारा जो है ना जी सेंट्रल पिलर है आज के लेक्चर का, ये डायग्राम बस जहन में बिठा लेनी है। अब देखिए जो हमारे पास गैबर है ये बेसिकली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये तो आपको पता होगा। इनहिबिटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसके रिसेप्टर्स जो होंगे वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं इसके ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं। ये बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, तो मैंने अलग से निकाले थे, ये मैं आपको बाद में व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि किन किन एरियाज में होते हैं। वैसे भी आप सुन लें, लिखना चाहें तो लिख लें। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, बेसल गैंग्लिया, अमिगडाला, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, इन सारे एरियाज के अंदर जो हैं गैबा के रिसेप्टर्स होते हैं। अब जो गैबा के रिसेप्टर्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं गैबा ए और एक होते हैं गैबा बी। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी की सारी एक्ट करती हैं गैबा ए रिसेप्टर्स पर। सो हमारा मेन फोकस होगा गैबा ए रिसेप्टर को समझना। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि गैबा बी क्या है, क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी बुक के अंदर डिटेल दी हुई है। तो गैबा बी जो है, लेट्स सपोज ये है हमारा सेल और ये है सेलुलर मेम्ब्रेन। ये अभी सेलुलर मेम्ब्रेन पर लेट्स सपोज ये एक रिसेप्टर है जिसके अंदर मैंने लिख दिया जी, तो ये डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा रिसेप्टर है, जी गैबा, और साथ लिखा है बी, तो ये गैबा बी रिसेप्टर है मेम्ब्रेन के अंदर। ये गैबा बी रिसेप्टर अंदर जो है ये कपल्ड होता है विद जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के साथ ये कपल होता है। सो जब गैबा बी रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो अंदर जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, और जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो इसके नतीजे में, ज्यादा डिटेल याद नहीं करनी इसमें, इसके नतीजे में सेल के अंदर 2 चीजें होती हैं, या तो पोटाशियम चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं या कैल्शियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो इन दोनों केसेस में होगा क्या, जब पोटाशियम चैनल अगर ओपन हो रहे हैं लेट्स सपोज, तो सेल के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है या सेल के बाहर पोटाशियम ज्यादा होता है, अंदर ज्यादा होता अंदर ज्यादा होता है। तो जब पोटाशियम चैनल ओपन हो रहे हैं तो इट मींस अंदर से बाहर की तरफ पोटाशियम की मूवमेंट क्या हो रही है, अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि है। पोटाशियम चैनल हाँ, ओपन हो रहे हैं और अंदर ज्यादा है।
तो फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अंदर से बाहर मूव करेगा ना। तो जब पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं तो पोटाशियम बाहर मूव करता है, और जब पोटाशियम बाहर मूव करता है तो सेल से पॉजिटिव आयन लूज हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, उनका लॉस हो रहा है। तो सेल के अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। तो इनहिबिटरी इफेक्ट जनरेट हो गया गैबा रिसेप्टर्स का और न्यूरोट्रांसमीटर का, कि नहीं? हो गया ना। हो गया। और दूसरे हैं कैल्शियम चैनल, या वो पोटाशियम चैनल ओपन करेगा या कैल्शियम। जब कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो फिर क्या होगा? कैल्शियम कहाँ ज्यादा होता है? नहीं, कैल्शियम चैनल को सॉरी क्लोज करता है, ये ओपन नहीं करेगा, ये मैंने लिखा है, ये क्लोज करेगा। पोटाशियम चैनल ओपन होंगे। जब कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे तो कैल्शियम कहाँ ज्यादा होता है, सेल के अंदर या बाहर? बाहर। बाहर ज्यादा होता है। सो जब कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए तो सेल के बाहर से अंदर की तरफ इनफ्लक्स कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो सेल के अंदर क्या जनरेट हो जाएगी? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गैबा बी रिसेप्टर के। ये हमारा मेन फोकस नहीं है सेडेटिव हिप्नोटिक से रिलेटेड, लेकिन इसकी थोड़ी ये इतनी डिटेल जो है ये बुक के अंदर दी हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी साथ कर लें। ये गैबा बी रिसेप्टर का मैकेनिज्म है, तो वो जी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, और या वो पोटाशियम चैनल को ओपन करता है या कैल्शियम चैनल को क्लोज करता है, और इन दोनों के नतीजे में सेल के अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। ठीक हो गया। और इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो उसका अचीव हो जाता है। तो अब अगर हम वापस चलें अपनी उसी डायग्राम पर, और दूसरे हैं हमारे पास गैबा ए रिसेप्टर्स। गैबा ए रिसेप्टर्स जो है ये बेसिकली आयन चैनल है। एक गैबा ए रिसेप्टर जो है ये आयन चैनल है, जो 5 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 5 सब यूनिट से, वो 5 सब यूनिट्स मिलकर एक आयन चैनल बनाते हैं, और वो आयन चैनल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स होता है। अब देख लें 5 सब यूनिट कैसे हैं। मैं जरा ना ये अपनी जो माउस की ये है तो यहाँ फेर रहा हूँ, ये देख लो। ये एक अल्फा हो गया, कलर उसका यहाँ डिफ्रेंशिएटेड है, ये जो लाइट ऑरेंज कलर की हैं, 2 अल्फा नजर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। और 2 बीटा नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। और एक गैमा नजर आ रहा है। ठीक हो गया। ये जो ओके। हल्का सा हल्का ग्रीन है ये गैमा है, जो डार्क ग्रीन है ये 2 बीटा है, और ये 2 अल्फा है। तो इस तरह ये 5 सब यूनिट से मिलकर एक आयन चैनल बना होता है। ये उसका है। एक और व्यू से अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास कैप्लान के अंदर एक डायग्राम बनी है, ये देखें, ऊपर से देख रहे हैं हम ये जो है इनमें से एक अल्फा है, यहाँ उसने मेंशन नहीं किया हुआ। ये 2 अल्फा हो गए, 2 बीटा हो गए, और एक गैमा हो गया। ये इस तरह एक सर्कुलर चैनल बनाते हैं, और वो सर्कुलर चैनल कहाँ इंसर्टेड होता है? मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक हो गया। अब देख लो कि ये जो है ये क्लोराइड चैनल है। अंदर देख लो क्लोराइड लिखा हुआ नजर आ रहा है। हेलो। हाँ नजर आ रहा है। हाँ, तो ये क्लोराइड चैनल है बेसिकली। तो अगर हम जाएं अपनी, इसको क्या हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर, हाँ ये आ गई, वापस अपनी पिक पर आए। तो जब अभी हम देखें यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो हर बीटा और अल्फा के दरमियान एक बाइंडिंग साइट है। यहाँ इन दोनों के दरमियान भी एक बाइंडिंग साइट है, इन दोनों के दरमियान भी बाइंडिंग साइट है। तो इट मींस इस रिसेप्टर पर 2 तरह की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट हैं। और जब 2 गैबा यूनिट्स, ये देख रहे हैं आप, ये गैबा लिखा हुआ है, ये उसके साथ बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। जब 2 गैबा जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है ये इन बाइंडिंग साइट्स पर बाइंड करते हैं, सो ये चैनल ओपन हो जाता है, उसके कन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस कराते हैं और चैनल ओपन हो जाता है। अब जब ये चैनल ओपन होता है तो ये क्लोराइड का अंदर क्या होता है? इनफ्लक्स। और जब क्लोराइड का अंदर इनफ्लक्स हो रहा है तो अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है या पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। तो मेम्ब्रेन क्या हो रही है? हाइपर पोलराइज। सो ये था गैबा और उसका रिसेप्टर सिस्टम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब जितनी भी हमारे पास सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, चाहे वो बेंजोडायज़ेपिन्स हों, चाहे वो बारबिचुरेट्स हों, या दूसरी मिसलेनियस ड्रग्स हों,
वो इसी गैबा ए रिसेप्टर्स के एक्शन को मॉडिफाई करती हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज गैबा ए रिसेप्टर्स के बारे में, वो ये है कि सर जो गैबा ए रिसेप्टर हैं इनकी डिफरेंट सब टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल गैबा ए रिसेप्टर 1, 2, इस तरह सब टाइप्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं वो किस टाइप के हैं। अगर अल्फा 1 सब यूनिट्स हैं तो ए वाले होंगे, 1 वाले होंगे। अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, अल्फा 4 है, कौन से सब यूनिट गैबा ए रिसेप्टर के अंदर प्रेजेंट हैं, सो उस हिसाब से गैबा ए रिसेप्टर की सब टाइप बनेगी। मैं आपको एक पिक्स में दिखा देता हूं। तो ये देख लें, यहाँ देखें, ये गैबा A1 नजर आ रहा है। इसी तरह A2 भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है। सो ये डिफरेंट, उनके अंदर जो सब यूनिट्स हैं उनकी टाइप जो होती है वो डिफरेंट होती है, और उन्हीं डिफरेंट टाइप की बेसिस पर जो हमारे पास गैबा ए रिसेप्टर है वो भी डिफरेंट तरह का होता है। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब ऐसे गैबा ए रिसेप्टर जिनके अंदर A1 सब यूनिट प्रेजेंट है, अल्फा 1 सब यूनिट प्रेजेंट है, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्लीप। वो हाइप्नोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे सही हो गया। तो इट मींस जब हम ए अल्फा 1 वाले गैबा ए रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो उससे क्या होगी, हिप्नोसिस क्रिएट होगी। हिप्नोसिस। और जो अल्फा 2 और अल्फा 3 वाले गैबा ए रिसेप्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेडेशन। तो इट मींस जब हम अल्फा 2 और अल्फा 3 वाले गैबा ए रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो उससे क्या जनरेट होगी, सेडेशन। सेडेशन। सो अगर कोई एक ड्रग है जो सिर्फ अल्फा 1 वाले गैबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस। और अगर एक ड्रग है जो सिर्फ A2 और A3 को, अल्फा 2 और अल्फा 3 वाले को कर रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सेडेशन। सेडेशन। और अगर कोई ड्रग सबको कर रही है फिर तो सेडेशन भी होगी और हिप्नोसिस भी होगी। सेडेशन भी होगी और हिप्नोसिस भी होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द गैबा एंड गैबा ए रिसेप्टर। अगर आपको ये समझ आ गया ना, अब ड्रग्स का मैकेनिज्म समझना बड़ा ही आसान है। अब बेसिकली जो है हमारे पास, जो सबसे पहले है बेंजोडायाजिपीन। बेंजोडायाजिपीन बाइंड करते हैं। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बेंजोडायाजिपीन। अब ये बाइंड करते हैं, ये क्या है, अल्फा, और ये है लाइट ग्रीन वाला गैमा। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे बाइंड कर रही हैं ऐसे। ये सही हो नजर आ गया। रहा है, नजर आ रहा है, हाँ हाँ। यहाँ पे बाइंड कर रही हैं। लेकिन अगर आप ये चैनल ओपन करवाना चाहते हैं तो जो हमारा लाइगेंड है उसको बाइंड करना चाहिए उस जगह पर जहां पर जो अल्फा और बीटा के दरमियान है। तो अब चूंकि बेंजोडायज़ेपीन अल्फा और गैमा के दरमियान वाली साइड पे बाइंड कर रहे हैं तो क्या ये इस चैनल को ओपन करवा सकेंगे? नहीं। लॉजिकली सोचो, नहीं करवा सकेंगे, ये करवाते भी नहीं है। ये चैनल को ओपन नहीं करा सकते क्योंकि चैनल ओपन करने के लिए उसे अल्फा और बीटा के दरमियान बाइंड करना चाहिए, जबकि ये अल्फा और गैमा के दरमियान बाइंड करें। तो फिर ये इफेक्ट अपना जनरेट किस तरह करते हैं, ये बेसिकली गैबा की एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। इनकी मौजूदगी में, बेंजोडायाजिपीन्स की मौजूदगी में जो गैबा रिसेप्टर्स है, ठीक है, उसके ओपन होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये उसको ओपन नहीं करवाते, ओपन गैबा ही करवाता है, लेकिन बेंजोडायाजिपीन की मौजूदगी में जो हमारा गैबा ए रिसेप्टर है उसके ओपन होने की क्या बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्लोराइड के अंदर इन्फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, तो मेम्ब्रेन बढ़ जाएगी। हाइपर पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनका एक एक्शन हो जाएगा नेगेटिव। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं आईपीएसपी। ये जो अंदर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इसको कहते हैं आईपीएसपी, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये फिजियोलॉजी सही में हो हमने गया। पढ़ा था। तो आईपीएसपी इसको कहेंगे।
तो ये था बेंजोडायज़ेपिन का मैकेनिज्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेंजोडायज़ेपिन जो हैं वो किस तरह के गैबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, अल्फा 1 वाले, अल्फा 2 वाले, अल्फा 3 वाले, या किसके साथ? तो उसका आंसर है कि ये सर सब के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, सही। यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है इन दिस आइसोफॉर्म द बाइंडिंग साइट फॉर बेंजोडायज़ेपिन इज बिटवीन अल्फा 1 एंड गामा 2। इस अल्फा 1 वाले में हाउएवर benzodiazepines also bind to other GABA receptor isoform that contain alpha 2, alpha 3 and alpha 5 subunit। तो ये सबके साथ बाइंड करेंगे। जब बेंजोडायज़ेपिन सबके साथ बाइंड कर रहे हैं तो फिर ये इनके इफेक्ट्स क्या होंगे? सेडेशन भी होगी, सेडेशन भी होगी, हिप्नोसिस भी होगी। तो आगे हम क्लिनिकल यूजेस के अंदर देखेंगे कि ये एंजाइटी के ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरे हैं हमारे पास बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स भी गैबा ए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और ऑलमोस्ट सब टाइप्स के, तमाम जितनी भी टाइप्स हैं गैबा ए रिसेप्टर की, सबके साथ बाइंड करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी जो बाइंडिंग साइट है वो बेंजोडायज़ेपिन से मुख्तलिफ है। अब बेंजोडायज़ेपिन यहाँ बाइंड कर रहे थे बिटवीन अल्फा एंड गैमा, जबकि जो बारबिचुरेट्स हैं ये देखें, ये अल्फा पे भी बाइंड कर रहे हैं यानी ऑरेंज वाले पे, और डार्क ग्रीन पे भी बाइंड किया हुआ है उसने, देखें, जो कि बीटा है। सो ये अल्फा पे भी बाइंड करते हैं और बीटा सब यूनिट पर भी बाइंड करते हैं, जबकि वो अल्फा और गैमा के दरमियान जो बाइंडिंग साइट थी वहां पर बाइंड कर रहे थे बेंजोडायज़ेपिन। तो बारबिचुरेट्स क्या करवाएंगे? क्या ये चैनल ओपन करवाएंगे? नहीं, नहीं, डायरेक्टली ये चैनल ओपन नहीं करवा सकेंगे, लेकिन इनकी मौजूदगी में जो हमारा गैबा ए रिसेप्टर्स है उसकी ओपन रहने की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। बेंजोडायज़ेपिन में क्या हो रहा था? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। बारबिचुरेट्स की मौजूदगी में क्या होगा? ड्यूरेशन बढ़ ड्यूरेशन रहा है। बढ़ जाएगी। जब ड्यूरेशन बढ़ेगी तो क्लोराइड इनफ्लक्स की ड्यूरेशन भी बढ़ेगी, मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होगी, आईपीएसपी जनरेट होगा और नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा इसका। ओके हो गया। तीसरे हैं हो गया। हमारे पास नॉन बेंजोडायज़ेपिन हिप्नोटिक्स, यानी ये बेंजोडायज़ेपिन नहीं है लेकिन ये हिप्नोटिक्स हैं। ये पीछे हमने इधर देखा था, यहाँ पे ये मिसलेनियस एजेंट्स में आते हैं, ये एसोपिक्लोन। जी, हाँ, ये इजोलपाइडम और जोलिपिडम। एसोपिक्लोन, ज़ेलेप्लोन एंड ज़ोल्पीडेम, ये तीन जो हैं ये हैं नॉन बेंजोडायज़ेपिन हिप्नोटिक्स। अब इनकी बाइंडिंग साइट भी वही है जो बेंजोडायज़ेपिन की है, इनकी बाइंडिंग साइट भी वही है जो बेंजोडायज़ेपिन की है, और इनका एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये भी क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, क्योंकि वहीं बाइंड कर रहे हैं जहां पे बेंजोडायज़ेपिन बाइंड करते थे। लेकिन मसला ये सही है हो कि गया। ये हर तरह के गैबा ए रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन गैबा ए रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं जिनके अंदर अल्फा 1 होता है। तो अब मुझे बताओ कि सही। इनका इफेक्ट कौन सा होगा? इनका अल्फा 1 वाले क्या करवाते थे, ये हिप्नोसिस। हिप्नोसिस। तो इसीलिए ये सिर्फ हिप्नोटिक्स हैं, ये सेडेशन काज नहीं करवाएंगे। ये जो हैं नॉन बेंजोडायज़ेपिन हिप्नोटिक्स हैं। ये तीन मैकेनिज्म क्लियर हो गया इनका? मैं कहता हूँ जबरदस्त हो गया। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत है या आगे चलें? आगे चले। आगे चलें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये गैबा, बेसिकली गैबा के एक्शन को ही बढ़ा रहे हैं ना उसके हाँ, रिसेप्टर पर। तो उसके रिसेप्टर पर एक्शन बढ़ाने से किस तरह ये सेडेशन, ये हमारे पास इंसोम्निया, ये जो है ड्राउजीनेस, ये सारा कुछ जनरेट होगा। तो अब इसके लिए आपको इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन का कंसेप्ट समझना होगा कि बेसिकली वो क्या हो गया। चलो यहाँ से ले लेते हैं, ये देखें हमारे पास सीएनएस के अंदर होता क्या है कि लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है ऐसे, और ये उसका अगला न्यूरॉन है ऐसे ही है। सीएनएस के अंदर नेटवर्क के एक न्यूरॉन जो है वो बिल्कुल। दूसरे न्यूरॉन को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट। अब इस जगह पर एक हमारे पास बीच में न्यूरॉन होता है जिसको कहते हैं इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन। ठीक हो गया।
ये क्या करता है बेसिकली, इस साइनेप्स के जो एक्टिविटी है उसको मॉड्यूलेट करता है। लेट्स सपोज अगर ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन ना हो तो ये न्यूरॉन जो है ये इस न्यूरॉन की स्टिमुलेशन करवाएगा, एक्सेसिव स्टिमुलेशन, ऐसे ही है, सही हो गया। एक्सेसिव स्टिमुलेशन। लेकिन ये जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन है ये यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, गैबा। ये गैबा इनहिबिटरी इंटर न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये एक कंट्रोल में रहता है। इसकी एग्जांपल सिमिलर ले लो कि यार अगर गाड़ी के अंदर सिर्फ एक्सेलरेटर हो, ब्रेक्स हो ही ना, तो एक्साइटेबिलिटी स्टेट आ गई ना। हाँ तो ब्रेक किस लिए रखे हुए हैं, ताकि वो एक चेक एंड बैलेंस में रहे, वो एक कंट्रोल में रहे। तो यहाँ जो इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं सीएनएस के अंदर, बेसिकली वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे होते हैं, गैबा। वो बेसिकली उन न्यूरोनल पाथवेज की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो अगर किसी वजह से हमारे पास एंजाइटी क्या है, बेसिकली हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट है। इंसोम्निया क्या है, ये भी हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट है। तो उसमें हो क्या रहा है, तो इसमें वो एरियाज जो हमारे पास ये इमोशनल बिहेवियर को या स्लीप वगैरह को कंट्रोल करें ब्रेन के अंदर, उनके अंदर ये जो न्यूरोनल पाथवे होंगे वो हाइपर एक्साइटेबल होंगे, ऐसे है। जी ये बात समझ आई कि वो बिल्कुल। एरियाज जिन्होंने इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने और स्लीप को कंट्रोल करने सीएनएस के, उनके अंदर ये जो न्यूरोनल पाथवे मैंने ड्रा किया ये वाला, वो हाइपर एक्साइटेबल होगा, ठीक है। इसी वजह से एंजाइटी हो रही होगी इसको, इसी वजह से इंसोम्निया हो रहा होगा। अब गैबा जो है वो इसके एक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चूंकि अब हाइपर एक्साइटेबल है तो इतना इफेक्ट गैबा जो एंडोजीनियस गैबा है उसका इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। तो जब हम बाहर से उसको बेंजोडायाजेपिन देते हैं या बारबिचुरेट्स देते हैं या हिप्नोटिक्स देते हैं, वो बेसिकली इस एंडोजीनियस गैबा के एक्शन को इनहेंस कर देते हैं और न्यूरोनल पाथवे की जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जब उनकी एक्साइटेबिलिटी कम होती है तो इस तरह एंजाइटी की भी ट्रीटमेंट होती है और इंसोमिया की भी ट्रीटमेंट होती है। ये कंसेप्ट क्लियर है? जी तो अब हम चलते हैं इनके इफेक्ट्स पर। देखिए अभी तक हमने ये जो चीज समझी है वो ये है कि इनमें ड्रग्स कौन कौन सी हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बाद क्लिनिकल यूजेस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ वही हैं, फिर टॉक्सिसिटी पर आएंगे। सो अब वापस आऊँ अगर यहाँ पे कैप्लान पे चलते हैं, क्योंकि इसके जो टॉक्सिक ये इफेक्ट्स हैं ये कैप्लान के अंदर एक टेबल है, इसमें ज्यादा अच्छे दिए हुए हैं। ये टेबल आप नहीं करना है सर, एक मिनी में भी दिया हुआ है लेकिन इसमें जो है ना बिल्कुल हर डोज का अलग से बताया हुआ है, उसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था मुझे, है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही। अब इनके जो इफेक्ट्स होते हैं ना वो डोज डिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर आप थोड़ी डोज देंगे इफेक्ट और आएंगे, डोज बढ़ाते जाएंगे इफेक्ट्स चेंज होते रहेंगे, ऐसे है। अगर आप, ओके हो तो गया। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखें ये यहाँ पर है इंक्रीजिव सेडेटिव हिप्नोटिक डोज, एक्स एक्सिस पर डोज है, जैसे जैसे आप डोज बढ़ाएंगे इधर सीएनएस इफेक्ट जो है वो चेंज होते रहेंगे। सबसे नीचे देखें पैराडॉक्सिकल डिसइनहिबिशन, पैराडॉक्सिकल डिसइनहिबिशन, लो डोजेस पर जो हमें इफेक्ट मिलता है वो होता है पैराडॉक्सिकल डिसइनहिबिशन। ये बेसिकली एक्यूट एक्साइटमेंट है, एक्यूट एक्साइटमेंट स्टेट है ये, हालांकि जबकि हम तो जो दे रहे हैं वो एक्साइटमेंट कम कर रहा है। तो एक मिनट यार मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है, हाँ हो रही है। तो सबसे पहले पैराडॉक्सिकल डिसइनहिबिशन, ये बेसिकली एक एक्यूट एक्साइटमेंट स्टेट है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यार हम तो इनहिबिटरी चीज दे रहे हैं, डिप्रेसिव चीज दे रहे हैं, तो एक्साइटमेंट क्यों जनरेट होगी लो डोजेस पे? तो वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा सर क्यों होगा। ये देखें अब कि ये हमारे पास मैंने बताया ना दो तरह के न्यूरॉन्स हैं, ये है हमारे पास इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन, ये आगे क्या रिलीज कर रहा है, गैबा। क्या था?
और एक है हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिलीज कर रहा है ग्लूटामेट। ठीक हो गया। जब ये न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो कौन से इफेक्ट आएंगे? गैबा वाला या ग्लूटामेट नहीं, ये वाला? नीचे वाला ग्लूटामेट वाला, एक्साइटेशन वाला। एक्साइटेशन वाले। और ऊपर वाला जब स्टिमुलेट होगा तो कौन से आएंगे? इनहिबिशन वाले। लेकिन ये दोनों न्यूरॉन जो हैं, देखिए अगर सिर्फ ब्रेक भी तो नहीं काम आएंगे ना, दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर बैलेंस करते हैं ना, एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक दूसरे के काउंटर बैलेंस हैं। कोई भी एक चीज हो तो उसे गाड़ी तो नहीं चलेगी ना सही से। तो अब जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है इसकी एक्टिविटी भी नहीं ज्यादा होनी चाहिए, और जो एक्साइटेटरी है इसकी भी नहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनहिबिटरी की ज्यादा हो गई तो डिप्रेसिव स्टेट में चला जाएगा बंदा, एक्साइटेटरी की ज्यादा हो गई तो एक्साइटेबिलिटी में चला जाएगा। सो दोनों पर चेक एंड बैलेंस है। जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है उस पर भी ब्रेक लगी हुई है, और जो एक्साइटेटरी है उन पर भी ब्रेक लगी हुई है। और ये ब्रेक्स क्या है? ये ब्रेक्स उनको इनहिबिट करेंगी या स्टिमुलेट करेंगी? इनहिबिट करेंगे। तो ये कौन से हैं? ये न्यूरॉन कौन सा होगा इनहिबिटरी? ये गैबार्जिक होगा, गैबा रिलीज करेगा यहाँ, और यहाँ भी क्या करेगा? गैबा। यानी इनहिबिटरी न्यूरॉन जो है उस पर एक मजीद इनहिबिटरी न्यूरॉन है ताकि उस पहले वाले इनहिबिटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी ज्यादा ना हो जाए। स्टिमुलेटरी न्यूरॉन जो है उस पर एक इनहिबिटरी न्यूरॉन है ताकि स्टिमुलेटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी ज्यादा ना हो जाए। अब जब होगा क्या, जब आप देंगे लो डोजेज में आप देंगे तो उसने क्या करना है? उसने गैबा के इफेक्ट को इंक्रीज करना है। लेट्स सपोज हम गैबा नहीं यहाँ ले लेते हैं, कोई और ग्लाइसिन ले लेते हैं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो यहाँ पे हम या ग्लाइसिन या कोई भी हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ले लेते हैं, गैबा भी छोड़ देते हैं। तो जब हम दे रहे हैं जो गैबा के इफेक्ट को बढ़ा रही हैं ड्रग, तो वो इस न्यूरॉन पर भी एक्टिविटी बढ़ाएंगी और इस न्यूरॉन पर भी बढ़ाएंगी, दोनों पे बढ़नी चाहिए ना। जब इस न्यूरॉन पे एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसकी ग्लूटामेट कम रिलीज होगा या ज्यादा रिलीज होगा? कम होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? इससे जब स्टिमुलेटरी न्यूरॉन को आप इनहिबिट कर रहे हैं तो इससे डिप्रेसिव इफेक्ट आ रहे हैं या एक्साइटेटरी इफेक्ट आ रहे हैं? डिप्रेसिव इफेक्ट आ रहे हैं। लेकिन जब आप इनहिबिटरी न्यूरॉन को इनहिबिट करेंगे तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज होगा, ज्यादा रिलीज होगा? कम होगा। कम होगा। तो जब आप इनहिबिटरी न्यूरॉन को इनहिबिट कर रहे हैं तो इससे डिप्रेसिव स्टेट होगी या एक्साइटमेंट स्टेट होगी? एक्साइटमेंट स्टेट होगी। यही चीज है कि हम दे जो रहे थे वो गैप इनहिबिटरी सब्सटेंस दे रहे थे, डिप्रेसिव स्टेट, डिप्रेसिव, लेकिन उसके बावजूद कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो खुद इनहिबिटरी थे तो उसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी स्टेट हो गई। ठीक हो गया। तो जब हम लो डोजेस पर देते हैं तो उससे इनहिबिटरी न्यूरॉन इनहिबिट होते हैं और हमारे पास एक्यूट एक्साइटमेंट की एक स्टेट आती है। ये पहली स्टेज है। तो वो समझ आ गया उसके इफेक्ट्स कैसे आए? हाँ, आ गया। ये कैप्लान के अंदर था ये, यार इसको मैं रेस कर लूं पहले। तो अब अगर हम उससे डोज बढ़ा रहे हैं तो फिर हमारे पास वही इनहिबिटरी इफेक्ट शुरू हो जाते हैं उसके। पहला था पैराडॉक्सिकल डिसइनहिबिशन, उससे हमने मजीद डोज बढ़ा दी तो फिर क्या हो जाएगी? सेडेशन हो जाएगी। और एंजियोलाइसिस मीन जो एंजाइटी है उसको दूर कर रहे हैं, लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते हैं ना। तो एंजियोलाइसिस कि हम एंजाइटी के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। तो वही सेडेशन और एंजियोलाइसिस ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ये इफेक्ट आएंगे उसको नेक्स्ट स्टेप में। और साथ में इस स्टेज पर एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सिंग एक्टिविटी भी आएगी। मसल रिलैक्सिंग एक्टिविटी भी इस स्टेज पर आएगी क्योंकि डिप्रेस कर रहे हैं ना सीएनएस में। तो सीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो भी हाइपर एक्साइटेबिलिटी के नतीजे में होते हैं, लाइक एपिलेप्सी के सीजर होते हैं। तो वो भी हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट है ना। तो ये चूंकि डिप्रेसिव है तो ये एंटी कन्वल्सेंट भी हैं, ये एंटी सीजर ड्रग्स भी हैं। वो अगले दिन मैं कोई वीडियो देख रहा था तो उसमें वो एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में, तो बड़ा वो उसको ना सीजर हो रहे थे, सीजर। वो डॉक्टर ने फौरन कहा कि इसको डायज़ेपाम दो, डायज़ेपाम दो।
डायज़ेपाम जो है ये बेंजोडायज़ेपीन है। आगे हम उस ड्रग्स के नाम देखते हैं। तो बेसिकली किस लिए, कि वो एंटी सीजर ड्रग है, तो एंटी कन्वर्सन इफेक्ट भी आएंगे और मसल रिलैक्सिंग एक्टिविटी भी होगी इस स्टेज पे। इस स्टेज से आपने आगे डोज बढ़ाई और आप इस स्टेज में पहुंच गए तो यहाँ पर हिप्नोसिस हो जाएगी। इस स्टेज को क्रॉस किया, यहाँ पर आए तो यहाँ पर एनेस्थेटिक इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। इसको क्रॉस किएंगे तो मेडलरी डिप्रेशन होने लग जाएगी। अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली है कि बेंजोडायज़ेपीन में कर्व आ रही है, यानी इनके इफेक्ट एक लेवल पर आकर खत्म हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, जबकि जो बारबिचुरेट्स हैं इनमें बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है ऐसे। तो इट मींस कि इसके इफेक्ट्स जो है वो एक लेवल पर आकर सैचुरेट नहीं होते, वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। सो अगर मेडलरी डिप्रेशन की बात करवाई जाए तो बेंजोडायज़ेपीन का जो कर्व है वो देखो मेडलरी डिप्रेशन के जो बॉक्स है उसमें बिल्कुल थोड़ा सा है, तो इनका मेडलरी डिप्रेशन पे इफेक्ट बड़ा कम होता है, जबकि जो बारबिचुरेट्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, मेडलरी डिप्रेशन करवाएंगे, उससे मजीद डोज बढ़ाएंगे तो कॉमा होगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ। राम राम सत, जी डेथ हो जाएगी। हाँ, डेथ हो जाएगी। तो ये इफेक्ट समझ आए कि ये डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स होते हैं सेडेटिव हिप्नोटिक्स के, कि डोज बढ़ाते जाओ ओके, इफेक्ट्स चेंज होते रहेंगे। तो ये इनके इफेक्ट्स क्लियर हो गए। सही हो गया। यहाँ पर दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। टॉलरेंस ये होता है कि जब आप कोई ड्रग देते जाते हो तो आहिस्ता 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 बॉडी वो ड्रग टॉलरेट करना शुरू कर देती है और उसके इफेक्ट्स खत्म होते जाते हैं। लेट्स, तो जब आप उसके बाद अगर आपने वही सेम इफेक्ट डालने हैं, सेम इफेक्ट अचीव करने, तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल पहले आप एक बंदे को मेडिसिन दे रहे थे, एक टैबलेट दे रहे थे, तो उससे आपको अपने जो डिजायरेबल इफेक्ट्स थे वो मिल रहे थे। अब जब टॉलरेंस डिवेल्प होगी तो एक गोली से वो इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि बॉडी टॉलरेट कर रही है, तो उसके लिए आपको फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी, 2 गोलियां करनी पड़ेंगी, फिर 3 करनी पड़ेंगी, फिर 4 करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो टॉलरेंस डिवेल्प होती रहेगी। सेडेटिव हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं, इन केसेस में भी क्या डिवेल्प हो जाती है, टॉलरेंस। टॉलरेंस। ये क्लियर है ये बात। देन दूसरी चीज है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होता है कि आप उस मेडिसिन पे डिपेंड कर जाते हो, ठीक है, जब आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे जब होता है ना, जैसे अक्सर लोग नशे पे लग जाते हैं तो छोड़ नहीं सकते उसको, वो उस पे बस नशा ही हो जाता है उस चीज का, इसको कहते हैं डिपेंडेंस। ये जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स आप लेते हैं ये भी डिपेंडेंस काज करवाती हैं, बंदा उन पे डिपेंड हो जाता है, वो उसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ेगा तो क्या होगा, रीबाउंड विदड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, रीबाउंड जो चीजें थी वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी। लेट्स सपोज पहले वो किस लिए ले रहा था, अब ये एंटी सीजर ड्रग है ना, तो वो लेट्स सपोज बंदे को पहले ट्रेमर थे या सीजर थे या इंसोम्निया था, एंजाइटी थी, या कोई भी ऐसी कंडीशन, या रिफ्लेक्सेस के लिए वो वगैरह जो भी मसला था उसको, हाइपर एक्साइटेबिलिटी का कोई इशू था, उसके लिए उसने सेडेटिव हिप्नोटिक्स लेना शुरू कर दिए। अब वो लेता रहा लेता रहा लेता रहा लेता रहा लेता रहा, एकदम से अगर उसने छोड़ दिए तो बॉडी चूंकि डिपेंड हो चुकी थी, तो अब होगा क्या कि वो जो पहले चीजें थी उसको हो रही थी वो दोबारा शुरू हो जाएंगी, ट्रेमर्स, एंजाइटी, इंसोम्निया वगैरह शुरू हो जाएगा, इसलिए बंदा उस पर डिपेंड हो जाता है, वो फिर वापस लेना शुरू कर देगा। ऐसे होता है, हमारे उधर जानने वाले हैं, बल्कि अपने कॉलेज में ही है बंदा, तो उसको कोई एंजाइटी वगैरह का इशू था तो उसके लिए वो ना बीटा ब्लॉकर ले रहा था। तो बीटा ब्लॉकर का भी यही केस होता है कि अगर आप सडनली उसको छोड़ देते हैं तो फिर उसके लिए विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो उसको फिर एंजाइटी शुरू हो गई और साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास धक्के खाता रहा, तो अल्टीमेटली डॉक्टर्स से फिर कंसल्ट किया तो कहा उसको यही कि दोबारा आप मेडिसिन शुरू करो, ऐसे आप सडनली विथड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये जो है ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स के साथ भी ऐसा मामला होता है। ये टॉलरेंस और डिपेंडेंस क्लियर है। ओके हो गया मेरे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल यूजेस पे। अब क्लिनिकल यूजेस में वही मैंने बता दिया, ये उनके सारे इफेक्ट्स आ गए, सेडेशन, हिप्नोसिस, एंटी कन्वल्सेंट, मसल रिलैक्सेशन, मेडलरी डिप्रेशन, ये टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस आ गया। क्लिनिकल यूजेस क्या है, एंजाइटी स्टेट,
हो गया। स्लीप डिसऑर्डर्स वही है ना यार जो इनके इफेक्ट हैं। ये हिप्नोसिस काज करवाएगा तो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में, सेडेशन काज करवाएगा एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट है तो एंटी सीजर ड्रग है, मसल रिलैक्सेशन इसका इफेक्ट है, देन एनेस्थेटिक इफेक्ट है तो एनेस्थीसिया में, वही सारे इफेक्ट जो हैं उनके लिए ये यूज होती हैं। ये हम टेबल में देख लेते हैं, वहां पर ये ज्यादा अच्छे दिए हुए हैं अदर यूजेस। अब तो मैं टेबल पे सीधा आ जाता हूँ वहां पे। ये आ गया हमारा, सबसे पहले है बेंजोडायजेपिन। ये सारे नाम दिए हुए हैं, एल्प्राजोलम, मीडाजोलम, लोराजिपाम, डायाजिपाम, क्लोनाजिपाम, फ्लूराजिपाम, क्लोराजिपेट, क्लोर डायाजेपोक्साइड, ये क्लोर डायाजेपोक्साइड, ये सारी की सारी हैं बेंजोडायजेपिन। अब इसमें दो चीजें जो है वो डिस्कस करने वाली हैं। इनके इनके अंदर जो ये दो हैं, एल्प्राजोलम और क्लोनाजिपाम, ये बाकी से ज्यादा इफेक्टिव हैं। एल्प्राजोलम और क्लोनाजिपाम जो है ये बाकी से ज्यादा इफेक्टिव हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे एक्सरसाइज के अंदर एक एमसीक्यूज आएगा तो उसमें एक ऑप्शन है जिसके अंदर बेंजोडायजेपिन ड्रग सेलेक्ट करनी थी। अब उसमें बेंजोडायजेपिन दो दो तरह की हैं, दोनों दो दी हुई हैं। बाकी तो और है ना, बाकी बारबिचुरेट्स और नॉन बेंजोडायजेपिन आ गई, लेकिन वो सिनेरियो ऐसा था, वो आगे हम करते हैं साथ, आज एमसीक्यू भी करते हैं। तो उसमें बेंजोडायजेपिन सेलेक्ट करनी थी। तो अब बेंजोडायजेपिन दो दी हुई है तो कौन सी बेस्ट होगी, इसीलिए हमें पता हो गई कौन सी इफेक्टिव है ज्यादा, एल्प्राजोलम और क्लोनाजिपाम। ये चीज याद रख लें, मैकेनिज्म देख लें, मैंने जो बताया वही है। बाइंड गैबा ए रिसेप्टर सब यूनिट्स टू फैसिलिटेट क्लोराइड चैनल ओपनिंग एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यही बताया था। क्योंकि ये अल्फा और गामा यूनिट के दरमियान बाइंड करती है। एंड मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। क्लिनिकल स्टेट क्या है, वही एक्यूट एंजाइटी स्टेट, पैनिक अटैक and generalized anxiety disorder, insomnia, skeletal muscle relaxation, seizure disorders, वही चीजें हैं जो सारी हमने पीछे की हैं। ओके हो गया। लेकिन ये चीज याद रख लें कि जो बेंजोडायजेपिन है, जो एक्यूट एंजाइटी का अटैक होगा ना, जहां एक्यूट का वर्ड आ जाए कि बंदे को एक्यूट एंजाइटी का अटैक हुआ, पैनिक अटैक है, उसमें बेंजोडायजेपिन देनी है। उसमें दूसरी सेडेटिव हिप्नोटिस की तरफ नहीं जाना, उसमें हमने क्या देनी है, बेंजोडायजेपिन देनी है। ये उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गई। टॉक्सिसिटी इन सब की इकट्ठी है, वो हम देख लेते हैं बाद में, पहले इनके नाम और क्लिनिकल एप्लीकेशन देख लें। बारबिचुरेट्स, एमोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल, पेंटोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल और थायोपेंटल, ये सारी जो है ये बारबिचुरेट्स हैं। उनमें हमने ये देखा था कि शुरू शुरू में क्लासिफिकेशन में लिखा होता है कि थायोपेंटल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, सिकोबार्बिटल जो है शॉर्ट एक्टिंग है, फिनोबार्बिटल लॉन्ग एक्टिंग है। अब इसका जो है ना हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखो मैं वही बताया था, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। बाइंड टू गैबा ए रिसेप्टर एट रिसेप्टर साइट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम बेंजोडायजेपिन, बताया था ना कि ये अलग होती हैं इनकी बाइंडिंग साइट, ये अल्फा और बीटा के साथ बाइंड करते हैं। एंड फैसिलिटेट क्लोराइड चैनल ओपनिंग एंड इंक्रीज ड्यूरेशन, यही बताया था। तो ये उनकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। तो ये किस लिए यूज होते हैं, अब इनका ना देखो एनेस्थीसिया, देखें एनेस्थीसिया डिपेंड करता है कि आपने प्रोसीजर कितने का करना है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि बंदे को अगर आपने सर्जरी करनी है उसके लिए 15-20 मिनट की, तो आप उसको दे दो 2 दिन का एनेस्थीसिया, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। तो एनेस्थीसिया के लिए शॉर्ट टर्म शॉर्ट एक्टिंग चाहिए होती है ना, तो रैपिडली भी हो, तो वो कौन सी है इनमें, थायोपेंटल। तो ये थायोपेंटल यहाँ से याद रख लें कि एनेस्थीसिया में यूज होती है। देन शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, सिकोबार्बिटल एंड इंसोम्निया, ठीक हो गया। ये सिकोबार्बिटल जो है ये कहाँ यूज होती है, सेडेशन में और इंसोम्निया में। एनेस्थीसिया में थायोपेंटल, इंसोम्निया और सेडेशन में सिकोबार्बिटल। और सीजर डिसऑर्डर जो होते हैं उसके लिए फिनोबार्बिटल, ठीक हो गया, ताकि वो लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन रहे बंदे को डिसऑर्डर है तो। ये क्लियर हो गया इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन। टॉक्सिसिटी इनकी भी जनरल है, तो वो हम देखेंगे। देन मैंने बताया था न्यूअर हिप्नोटिक्स हैं कुछ, एसजोपिक्लोन, ज़ेलेप्लोन एंड ज़ोलपीडम। ये भी कहाँ बाइंड करती हैं, बाइंड टू गैबा ए रिसेप्टर
साइट क्लोज टू बेंजोडायजेपिन एंड फैसिलिटेट क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ये भी उनके साथ बाइंड करती है। लेकिन मैंने इसमें एक अलग चीज बताई थी, याद है आपको? क्या? ये जो न्यूअर हिप्नोटिक्स हैं ये भी उसी जगह पे मैंने कहा था हाँ बाइंड करती हैं जहां बेंजोडायजेपिन बाइंड करती हैं। लेकिन इनमें और हाँ, बेंजोडायजेपिन के अंदर एक फर्क है, वो मैंने आपको बताया था अभी। ये सिर्फ हिप्नोसिस काज करती है। ये सिर्फ हिप्नोसिस करवाएंगी, वो जो है वो सेडेशन भी काज करवाएंगी। अब ये सिर्फ हिप्नोसिस क्यों काज करवाएंगी, इसकी भी लॉजिक मैंने बताई थी। क्योंकि ये अल्फा 1 पे बाइंड करती हैं, क्योंकि ये गैबा सिर्फ उन A1 पे। क्योंकि ये सिर्फ गैबा ए रिसेप्टर्स उनके साथ बाइंड करती हैं जिनके अंदर अल्फा 1 सब यूनिट हो। तो वो अल्फा 1 हाँ, सब यूनिट जो है वो हिप्नोसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ यूज होती है स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, स्पेशली व्हेन स्लीप ऑनसेट इज डिलेड। ठीक हो गया? मैं कहता हूँ जबरदस्त हो गया। अब इन ये ड्रग्स हो गई, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गई, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गए, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस वाला फिनोमिनन भी हो गया। अब हमारे पास इसमें रह गई टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के लिए हम वापस चलते हैं। देखें, अगर ये बेसिकली सेडेशन इनके डिप्रेसिव इफेक्ट हैं या एक्साइटेबल इफेक्ट हैं? डिप्रेसिव। अगर आप ओवरडोज ले लें, इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या हो जाएगी? सीएनएस की एक्साइटेशन होगी, डिप्रेशन होगी? डिप्रेशन। डिप्रेशन होगी। तो अब सीएनएस की जो डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है अगर टॉक्सिसिटी हो। तो उससे क्या क्या हो गया हम सोचते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो है इनके ना साइट आप याद करें कि गैबा रिसेप्टर्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक हो गए? अब जब सही आप हो गया। लॉजिकली सोचते हैं, सबसे पहले क्या करवा रहे हैं ये? हिप्नोसिस करवा रहे हैं ना, ड्राउजीनेस काज हम्म, करवाते हैं। टॉक्सिसिटी क्या होगी तो क्या होगा? हर टाइम ये बंदा क्या है वो ड्राउजीनेस उसको होगी, डिजीनेस, एक्सेसिव सेडेशन ड्यूरिंग डे टाइम। वैसे तो रात को लेते हैं ना सोने के लिए, आप तो उसको दिन में भी यही मलंगों की तरह फिर रहा होगा अगर टॉक्सिसिटी हो गई है। ड्राउजीनेस, एक्सेसिव सेडेशन ड्यूरिंग डे टाइम, एक तो ये चीज होगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये बेजल गैंग्लिया के अंदर भी होते हैं। हम्म, जब बेजल गैंग्लिया के अंदर नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, वहां डिप्रेसिव स्टेट ज्यादा हो जाएगी, तो इससे मोटर एबनॉर्मेलिटीज एंटीसीडी। आएंगी। हाँ क्लियर है ये बात? मोटर एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। जी। तीसरा मैंने आपको बताया था हिपोकैम्पस के अंदर होता है, ये होता है हम्म, हिपोकैम्पस के, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो हिपोकैम्पस के अंदर होता है, हिपोकैम्पस मेमोरी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो जब वहां पर डिप्रेसिव एक्टिविटी ज्यादा होगी, हिपोकैम्पस की जो है वो एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, तो मेमोरी उससे लॉस होगा, एमनीजिया। और वो होगा इंटेरोग्रेड इम्नेजिया, यानी जब तक ड्रग का इफेक्ट है तब तक इम्नीजिया रहेगा। तो ये यूज होते हैं हम्म, डेट रेप में अंदर, के बंदे लेके चले जाते हैं डेट पे, तो वहां पे जाके ड्रग्स वगैरह खिला दी, इस तरह के केसेस भी आते हैं, ड्रग्स वगैरह दे दी अगली को। उसके बाद तो वो एमनीजिया हो गया, उसको पता नहीं है कि, उसको याद नहीं रहेगा कि इस ड्रग के इफेक्ट में जब मैं थी तो मेरे साथ क्या किया हुआ, तो रेप वगैरह करते हैं सही बाद है। में पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये वहां पे बड़ा ये यूज होती है। ठीक हो गया? क्योंकि ये हिपोकैम्पस के अंदर डिप्रेसिव स्टेट जनरेट करके एंटीरोग्रेड इम्नेजिया काज करवाती हैं। देन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एमिगडाला वगैरह के अंदर होती है। ये सारी हमारी क्या है, ये सारे किस चीज का पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है ना। लिम्बिक सिस्टम के अंदर हम्म, जब डिप्रेसिव स्टेट होगी उससे साइकोमोटर एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। तो ये सारी 3-4 साइड इफेक्ट आप बता दें, आप सीधा कह दें सीएनएस के अंदर डिप्रेशन ज्यादा होगी, उससे डे टाइम सेडेशन ज्यादा होगी, एक्सेसिव, ठीक है, ड्राउजीनेस होगी, मोटर एबनॉर्मेलिटीज होंगी, एंटीरोग्रेड एमनीजिया होगा और साइकोमोटर एबनॉर्मेलिटीज वगैरह। अब ये वहां उसने लिखा हुआ है कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, डिक्रीज साइकोमोटर स्किल्स एंड अनवांटेड डे टाइम सेडेशन। ठीक हो गया? हम्म, ये सिर्फ ये एक है, और भी इफेक्ट हैं। देन आपको मैंने बताया था कि मेडलरी डिप्रेशन करवाते हैं, ये करवाते हैं हाँ एक्सेसिव डोज में। ठीक है, तो मेडला के अंदर हमारे पास वाइटल सेंटर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर प्रेजेंट है ना, एनाटॉमी में हमने हाँ पढ़ा हाँ था। हाँ, तो
तो उनकी जब डिप्रेशन होगी तो कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होंगे, और ये इफेक्ट बड़े लीथल होते हैं इनके। जब मेडलरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी, बंदा तो वैसे ही गया, साथ में कार्डियोवैस्कुलर भी हो गई, तो क्या आप सोच ही सकते हो फिर क्या होगा, टॉक्सिसिटी अगर हो गई। तो ये दो चीजें यहाँ चार चार में करके उसने बताया हुआ है, साइकोमोटर डिसफंक्शन ए, देन यहाँ ओवरडोज में बताया हुआ है कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी का ये दो। तब ये दो चीजें रह गई बी और डी। बी और डी में क्या है कि एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन क्या होती है। एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन ये होती है सर कि आप सेडेटिव हिप्नोटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे सीएनएस के अंदर डिप्रेसिव स्टेट जो है वो इंड्यूस हो रही है। अगर कोई साथ में ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो खुद सीएनएस के अंदर डिप्रेसिव स्टेट काज करवाएगी, तो दोनों का इफेक्ट मिलके जो सीएनएस डिप्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ आई? तो वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? This occurs when sedative hypnotics are used with other drugs in the class as well as with alcoholic beverages. अल्कोहल से भी तो डिप्रेशन होती है ना सीएनएस में। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में एक तो ये ड्रग्स आती हैं, आगे जो अल्कोहल है वो भी ये करवाते हैं। देन एंटीहिस्टामिन्स, एंटीसाइकोटिक्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ट्राइसाइक्लिन, एंटी डिप्रेसेंट, ये सारी जो हैं इनसे सीएनएस के अंदर डिप्रेसिव स्टेट जो है वो जनरेट होती है। तो इनसे भी सीएनएस के अंदर डिप्रेसिव स्टेट जनरेट हो रही थी, और जो एडिशनल ड्रग्स आपने ली उनसे भी सीएनएस के अंदर डिप्रेसिव स्टेट जनरेट हो रही है। तो ओवरऑल सीएनएस डिप्रेशन जो है वो ऐड हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन। सो ये ख्याल करना है कि अगर आपने अल्कोहलिक बंदे को ड्रग दी है तो उसके इफेक्ट वो नहीं आएंगे जो एक आम बंदे में आएंगे। इसी तरह अगर कोई पहले से एंटी डिप्रेशन ले रहा है तो साथ में सेडेटिव हिप्नोटिक्स दिए तो उतने इफेक्ट नहीं आएंगे जितने उसमें आएंगे जो एंटी डिप्रेशन नहीं ले रहा। तो ये ड्रग इंटरेक्शन इसमें बड़ी ध्यान से करनी। तीसरी है कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका मेटाबॉलिज्म P450 डिपेंडेंट होता है। तो वो तमाम ड्रग्स जो P450 को इंड्यूस करवाएंगी वो उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगी और एक्शन कम करेंगी, और जो ड्रग्स इनहिबिट करेंगी P450 को वो मेटाबॉलिज्म कम करेंगी और ड्रग्स के इफेक्ट्स ज्यादा कर देंगी। अब ये जो बारबिचुरेट्स हैं इनमें बेंजोडायजेपिन और जो दूसरे न्यूअर हिप्नोटिक्स हैं उनको साइड पर कर दो, सिर्फ जो बारबिचुरेट्स हैं, ये बारबिचुरेट्स और कार्बामेट्स जो हैं, ये कार्बामेट्स उधर हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़े थे, यहाँ पर हमारा कंसर्न है बारबिचुरेट्स के साथ। जो बारबिचुरेट्स हैं ये बेसिकली P450 इंड्यूसर्स हैं। ये क्या हैं? P450 इंड्यूसर्स हैं। तो इससे होगा क्या कि जो दूसरी ड्रग्स होंगी, जो ऐसा पेशेंट जो बारबिचुरेट्स के साथ दूसरी ड्रग्स भी ले रहा है तो उनके इफेक्ट कम हो जाएंगे। ठीक हो गया? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है। सो अब ये उनकी टॉक्सिसिटी है। अब वापस अगर हम आए टेबल पर, ये देखें टॉक्सिसिटी क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट। ठीक हो गया कि वही इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। फिर आपने उनका नाम भी बताना है, यहाँ तो समरी दी हुई है टेबल में, वही बताना है कि एक्सेसिव सेडेशन ड्यूरिंग डे टाइम, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, साइकोमोटर स्किल्स एबनॉर्मेलिटी, एंटीरोग्रेड एमनीजिया वगैरह। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, साथ साथ एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन, बारबिचुरेट्स वाला भी, बारबिचुरेट्स वाला यहाँ नहीं बताना ये क्योंकि बेंजोडायजेपिन है। देन ये मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस लायबिलिटी, ये भी एक उनका साइड इफेक्ट है कि टॉलरेंस डेवलप हो जाए और बंदा डिपेंडेंट हो जाए। सही हो गया? सही हो गया। इसी तरह बारबिचुरेट्स में भी यही है, एक्सटेंशन ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस लायबिलिटी बेंजोडायजेपिन से इनकी ज्यादा होती है। ये याद रखनी है कि बारबिचुरेट्स अगर आप दे रहे हैं तो इनकी जो डिपेंडेंस लायबिलिटी है, यानी वो कि ये चांस के बंदा डिपेंडेंट हो जाएगा, ये चांस बेंजोडायजेपिन के मुकाबले में बारबिचुरेट्स के अंदर ज्यादा है। इनकी डिपेंडेंस लायबिलिटी बेंजोडायजेपिन से ज्यादा है। इसी तरह न्यूअर हिप्नोटिक्स में भी यही होंगे, एक्सटेंशन ऑफ सीएनएस डिपेंडेंस, डिपेंडेंस लायबिलिटी, टॉलरेंस वगैरह। तो ये बात यहाँ तक क्लियर है।
अभी तक हमने बस हमारी जबरदस्त हो गया। दो तीन माइनर ड्रग्स रह गई हैं, बाकी मेजर हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो गया है। तो यहाँ तक कोई मसला हो? नहीं नहीं, कोई जबरदस्त है। मसला नहीं है। नहीं, यहाँ एक बात रह गई थी, बेंजोडायज़ेपिन एंटागोनिस्ट। अगर मैं आपको वापस जो है ना, चलो पिक्स भी लेके चलते हैं। नैलेक्सोन। ये देखें, ये बेंजोडायज़ेपिन इस जगह पे बाइंड करती थी ना, ज़ोलपीडेम भी इस जगह पे बाइंड करती थी, है। यहाँ पे बीच में एक और ड्रग बाइंड कर रही है, फ्लूमाजेनिल। ये फ्लूमाजेनिल सर ये ऐसी ड्रग है कि ये यहाँ पर जो दूसरी बाइंडेड है बेंजोडायज़ेपिन या ज़ोलपीडेम, उनको धक्के दे के निकाल देती है, भाई मेरा एरिया है, इधर एंट्रेंस नहीं करने का, ये सही मेरा एरिया है, यहाँ एंट्री अलाउ नहीं है, नहीं। तू मेरे लेवल का ही नहीं। तो अब सोचो ये क्या करेगी, ये बेंजोडायज़ेपिन को भी वहां से डिस्प्लेस कर देगी, न्यूअर हिप्नोटिक्स को भी वहां से डिस्प्लेस कर देगी। तो ये उनकी एंटेगोनिस्ट होगी, ये उनकी क्या होगी, एंटेगोनिस्ट। तो फ्लूमाजेनिल है, ये बेंजोडायज़ेपिन और न्यूअर हिप्नोटिक्स की एंटेगोनिस्ट होगी। तो अगर बेंजोडायज़ेपिन की टॉक्सिसिटी है या न्यूअर हिप्नोटिक्स की टॉक्सिसिटी है, तो उसको रिवर्स करने का क्या तरीका है, फ्लूमाजेनिल देंगे। अब क्या ये बार्बिचुरेट्स टॉक्सिसिटी को भी रिवर्स करेगी? नहीं, क्योंकि उसकी बाइंडिंग साइट ही और है, वो उसकी बाइंडिंग साइट ये है उसकी बाइंडिंग साइट, जबकि उसकी बाइंडिंग साइट ये है। तो ये चीज हो गई क्लियर। अब हमारे पास लास्ट में कुछ ड्रग्स बचती हैं, एक है बसपाइरोन। देखें, ये गैबा से रिलेटेड हो गया काम खत्म, गैबा से रिलेटेड काम खत्म हो गया। मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर 2 न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे। दूसरा है हमारे पास सीरोटोनिन, सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन या सीरोटोनिन। तो अब वो हम कैसे करते हैं, तो एक अब ये देखिए, मैं यहाँ ना CNS ड्रा करने लगा हूँ एंटीरियर व्यू से। दिस इज आवर स्पाइनल सही हो कॉर्ड, गया। मेडल्ला, पोन्स, मिड ब्रेन एंड दिस इज आवर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जैसा भी बन गया। अब ये हमारे पास ये एक पता है आपको, वर्ड आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, मिड लाइन रेफे, न्यूरो एनाटॉमी में याद आ रहा है, था। मिड लाइन रेफे। वो होता क्या है कि ये ब्रेन स्टेम के अंदर मिड लाइन के अंदर कुछ होती है न्यूक्लियस, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मिड लाइन रेफे। अब जो पोन्स के अंदर और मेडल्ला के अपर पार्ट के अंदर जो न्यूक्लियस हैं, यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स अराइज करेंगे, वो पूरे CNS के अंदर जाएंगे, पूरे CNS को इनरवेट करेंगे, पूरे CNS को वो इनरवेट करेंगे। ये है बेसिकली सीरोटोनिन न्यूरॉन, यानी ये वो न्यूरॉन है जिन्होंने सीरोटोनिन रिलीज करना है आगे जाके, ठीक है। अब सीरोटोनिन जो है ये क्या करवाएगा, ये एक्साइटेशन करवाएगा या इनहिबिशन करवाएगा, क्या लगता है आपको? एक्साइटेशन। सर सीरोटोनिन जो है ये एक्साइटेशन भी करवा सकता है, ये इनहिबिशन भी करवा सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा आगे रिसेप्टर है सीरोटोनिन का वो किस तरह का है, क्योंकि इसके रिसेप्टर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेट्स सपोज अभी सीरोटोनिन रिलीज किया, ये 2 तरह के रिसेप्टर हैं, इधर भी एक्ट कर रहा है, इधर भी एक्ट कर रहा है, लेकिन जब यहाँ एक्ट करता है तो ये पॉजिटिव साइन स्टिमुलेशन करवाता है, जब यहाँ एक्ट करता है नेगेटिव साइन इनहिबिशन कराता है। तो ये डिपेंड करता है कि आगे रिसेप्टर किस तरह का प्रेजेंट है। ये बात क्लियर हो गई। अब वन ऑफ दोज रिसेप्टर इज नोन एज 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन को सीरोटोनिन भी कहते हैं, 1A रिसेप्टर, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन 1A रिसेप्टर। अब जब सीरोटोनिन जो है
इन रिसेप्टर्स को क्या करता है, इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, तो इनहिबिटरी इफेक्ट आता है। तो ये कौन से रिसेप्टर होंगे, स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी? जहरी सी बात है, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी रिसेप्टर होंगे। सो अब अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें जो इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दे, तो वो क्या करवाएगी, वो डिप्रेसिव स्टेट जनरेट करवाएगी, एक्साइटेबल स्टेट? डिप्रेसिव। डिप्रेसिव स्टेट। तो हमारे पास एक ऐसी ड्रग है जो इस रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करती है, इट इज पार्शियल एगोनिस्ट ऑफ दिस रिसेप्टर, और साथ में वो कुछ D2 रिसेप्टर जो डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी स्टिमुलेट करती है। सो वो है हमारे पास कौन सी, बसपाइरोन। बसपाइरोन। बसपाइरोन, क्लियर है सर? ये बसपाइरोन जो है ये सही इस है। रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, सो उससे क्या जनरेट होती है, डिप्रेसिव स्टेट। सो ये जो बसपाइरोन है ये हम देते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर, क्योंकि ये सही। जनरल क्या करवा रही है, डिप्रेशन करवा रही है। ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर देते हैं। लेकिन इसका फायदा है, इसका फायदा ये है कि एक तो टॉलरेंस डेवलप होने के चांसेस कम है, दूसरा डिपेंडेंस डेवलप होने के चांसेस भी कम है। सो अगर आपको चूज करनी पड़े जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए आपको ड्रग चूज करनी पड़े, तो आप बेहतर है कि दूसरों के मुकाबले में ये ड्रग चूज करें, क्योंकि इनका क्या है, एक तो टॉलरेंस कम है, डिपेंडेंस कम है, और फिर तीसरा क्या है कि ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज होगी। और चौथी बात ये है कि इसके एक्शन को स्टार्ट होने के लिए 1 वीक से ज्यादा लगता है, ये रैपिड ऑनसेट नहीं है, इसका स्लो ऑनसेट है। तो ये जो पैनिक अटैक्स होते हैं उनके अंदर ये यूजफुल। ठीक है नासिर, हेलो, आवाज आ रही है? मुदस्सिर भाई। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। मैं कह रहा था कि ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, तो अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बड़ा स्लो है, इसके एक्शन को होने में 1 वीक से ज्यादा लगता है। तो क्या ये जो एक्यूट एंजाइटी अटैक्स होते हैं उसके अंदर हम दे सकते हैं? नहीं। नहीं दे सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट बसपेरोन। अब इसके साइड इफेक्ट में क्या है, जीआईटी इरिटेशन है, टेकिकार्डिया है, पैरास्थीसिया है, ये 3 है, ये आपने वहां से याद कर लेने हैं। तो मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ, इसको रेज कर लें पहले। तो सर ये आ गए हम बसपाइरोन पे, टेबल में ही देख लेते हैं, सारा कुछ टेबल में ही लिखा हुआ है इसके बारे में। अगले पेज पे टेबल है, ये दिखा हुआ है नीचे, बसपाइरोन। ये क्या बता रहा है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन एगोनिस्ट, उसको स्टिमुलेट करती है। पार्शियल एगोनिस्ट एट 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन रिसेप्टर्स एंड पॉसिबली D2। यहाँ पे उसने क्लियर नहीं किया हुआ, इसको आप कर लें 1A वाले को, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन 1A, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन 1A ये लिख लेना है। क्लिनिकल एप्लीकेशन मैंने बताया था, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर जीआई डिस्ट्रेस, टेकिकार्डिया, पैरास्थीसिया, और इसका मेटाबॉलिज्म भी P450 डिपेंडेंट है, ये भी आपने याद कर लेना है। अब हमारे पास रह गई सही हो गया। रेमल्टियन एंड टेसिमेल्टियन। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, इसके लिए मैं वापस आता हूं यहाँ पर। तो अब मैं ड्रा करने लगा हूँ हाइपोथैलेमस, सिर्फ हाइपोथैलेमस ड्रा करूंगा, क्योंकि बाकी सही हो अभी गया। आपको लोकेशन तो पता है ना कहाँ होगा, ये हाइपोथैलेमस, ये नीचे पिट्यूटरी अटैच है, हाँ। पिट्यूटरी हो गया, ये पीछे मेमिलरी बॉडीज हो गई। हम साइड व्यू से देख रहे हैं हाइपोथैलेमस को, साइड व्यू से। हाइपोथैलेमस का ये जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा। ये नजर नहीं आ रहा। ये नजर नहीं आ रहा, नहीं। 1 मिनट, अब अभी नजर आ रहा है?
हाँ आ रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पर ऑप्टिक क्याज्मा होता है। ऑप्टिक क्याज्मा के जो बिल्कुल ऊपर न्यूक्लियस होगा उसका क्या नाम होना चाहिए, जो उससे ऊपर है हम्म। उसका नाम क्या होना चाहिए, जो जो चीज ऑप्टिक क्याज्मा से ऊपर है उसका नाम क्या होना चाहिए? सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस में हमने एनाटॉमी में पढ़ा था, ये हाइपोथैलेमस मैंने ड्रा किया साइड व्यू से। तो ये है हमारे पास, क्या है? सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियाज्मेटिक। अब ये जो सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस है, सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस, अब ये हमारा स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है। सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस क्या है? स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है। हमारे पास एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम सुना है? हाँ हाँ। ये स्लीप हार्मोन है बेसिकली। अब ये जो सही हो गया। हमारे पास हार्मोन है मेलाटोनिन, वो इस सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस पर एक्ट करता है, उसके रिसेप्टर्स होते हैं। सही हो गया। ठीक हो गया? यहाँ पर ये रिसेप्टर्स हैं, लाइक MT1, MT2 या MT3, जो भी रिसेप्टर हैं। तो हम देख लेते हैं टेबल के अंदर। ओहो, वापस आ जाते हैं, इधर ही सही है। तो ये मेलाटोनिन जो है ये इस सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस पर एक्ट करता है और एज अ रिजल्ट क्या इंड्यूस करवाता है? स्लीप। ऐसे ही ये बात समझ आ गई कि सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, और जो मेलाटोनिन है वो अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है ऑन द सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस और स्लीप इंड्यूस कराता है। सो अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें जो इन मेलाटोनिन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करें तो वो क्या करवाएंगी? स्लीप। स्लीप करवाएंगे, वो ड्राउजीनेस। तो इसे हम क्या कहेंगे अपनी टर्म के अंदर? हिप्नोटिक। हिप्नोसिस। तो कुछ ऐसी हिप्नोटिक ड्रग्स हैं वो इन मेलाटोनिन रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं जो कि सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस के अंदर, ये नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस पर एक्ट करते हैं और स्लीप इंड्यूस करवाते हैं। सो अब सर हम आ जाते हैं, इसको रेस करके चलते हैं वापस अपने टेबल पे। ये देखें रेमेल्टियन है, एक और ड्रग भी है पीछे उसका नाम दिया हुआ है टेसिमेल्टियन। ये देखें टेसिमेल्टियन। ठीक हो गया? तो ये क्या है हमारे पास? सही हो गया। ये उन पर रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं, मेलाटोनिन रिसेप्टर्स पर। उसके नतीजे में क्या होता है? ये एक्टिवेट्स MT1 एंड MT2 रिसेप्टर्स इन द सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। MT मींस मेलाटोनिन, सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। तो किस लिए यूज होंगी? स्लीप डिसऑर्डर, स्पेशली व्हेन स्लीप ऑनसेट इज डिलेड। ठीक हो गया? इसका मेटाबॉलिज्म भी P450 डिपेंडेंट है। बाकी उसके सारी लिंक तुम खुद ही बना लो कि अगर डिपेंडेंट है तो क्या होगा। इससे हमारे पास सही हो डिजीनेस गया। होती है, फटीग होती है, एंडोक्राइन चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के अंदर एक्ट करेगा। तो यहाँ से उसको ना रिलेट करके याद कर लो कि हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, ये ड्रग भी हाइपोथैलेमस के अंदर इसका कहीं एक्शन है। तो यहाँ से उसको लिंक कर लो कि एंडोक्राइन चेंजेस आएंगी, डिजीनेस, फटीग वगैरह हो सकती है। तो ये हमारी ड्रग हो गई। अब लास्ट एक बची सही है, हो गया। लास्ट एक सिंपल से है कि हमारा जो भी हाइपोथैलेमस है अभी हमने देखा, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है ओरेक्सिन। ओरेक्सिन ये बेसिकली ओरेक्सिन। वेकफुलनेस क्रिएट कराता है, वेकफुलनेस। सो अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें जो इस ओरेक्सिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो वो भी क्या होगी? हिप्नोटिक होगी। हिप्नोटिक होगी। तो वो हमारे पास एक ड्रग है सूरेक्सेंट, ये नाम याद कर लेना, ये ओरेक्सिन एंटागोनिस्ट है। तो ये भी क्या करवाएगी? हिप्नोटिक्स। सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर्स ऑन सेडेटिव हिप्नोटिक्स। तो 10 इसके एक्सरसाइज के अंदर MCQs दिए, उनको हम देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उससे आसानी से हो जाएंगे। देखें, सही हो गया। a 43-year-old very weight man complains of not sleeping। देखो इंसोम्निया आ गया ना, and feeling tired during the day. He says that his wife is the cause of the problem because she wakes him up several times during the night because of his loud snores. This appears to be a breathing related sleep disorder. So you should probably write a prescription for.
ये बात मैं बताना भूल गया कि ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स में हम बेंजोडायज़ेपिन वगैरह नहीं देते, ये हिप्नोटिक्स नहीं देते। अब सवाल सही। समझो कि सवाल ये है कि वो बंदा जो है वो ओवरवेट है। अब मैं ना कुछ वर्ड जो है वो हाईलाइट करूंगा। ओवरवेट है, ठीक है। ओवरवेट होने की वजह से उसकी जो रेस्पिरेशन है वो सही से नहीं हो रही, वो खराटे ले रहा है, लाउड स्नोर्स। अब वो खराटे ले रहा है तो उसकी वाइफ को डिस्टरबेंस हो रही है, तो वो बार बार उसे जगाती है, ये करो फलां करो, मतलब खराटे ना लो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, ये है फलां है। अब सर अगर तो अब उसका बेसिक काज क्या है इस सारे प्रॉब्लम का, कि वो सारा कुछ क्यों हो रहा है? वेट है। तो हमने उसको कहना भाई वेट कम कर और कोई ड्रग नहीं देनी। इसमें यहाँ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो लेटेस्ट एडिशन है मिनी कैटसन का उसके अंदर वेट लॉस का ऑप्शन है, तो वो हमने वहां वो चूज करना है। ठीक हो गया। इसमें ड्रग नहीं देनी। स्लीपिंग रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर जो होते हैं, स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, यानी कि ब्रीदिंग में कोई मसला है तो उसमें हमने नहीं देनी। सही। कोई वेट बेसिकली उसका ओवर है, इसी वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा, तो हमने उसे कहना है वेट कम करे। सो अब आगे चलें। Which statement concerning the barbiturates is correct? Accurate. जो बार्बिचुरेट्स होते हैं ना, ये वीक एसिड होते हैं। मैंने कहा था कि एक फार्माकोकाइनेटिक्स वैसे नहीं करनी होती, थोड़ा बहुत इसको टच दे लेते हैं, बात आ सकती है। बार्बिचुरेट्स जो है ये वीक एसिड होते हैं। हमने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा था कि वीक एसिड की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको एलिमिनेशन के लिए हम कौन सी तरह की ड्रग देते हैं? बेस देंगे। बेस देंगे ना, क्योंकि बेस जब देंगे तो यूरिन की अल्कलाइनाइजेशन ज्यादा होगी, और जब यूरिन की अल्कलाइनाइजेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक ड्रग्स की आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। अब आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, वो चार्ज ज्यादा होगी, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी। तो मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस करेगी, रीअब्सॉर्ब नहीं होगी, और इसी तरह यूरिन के अंदर लॉस हो जाएगी और उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं हम। तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अल्कलाइनाइजेशन ऑफ द यूरिन एक्सेलरेट्स द एलिमिनेशन ऑफ phenobarbital। ठीक हो गया। सही हो गया। अब ये चीज देख लो। A 24-year-old stockbroker has developed a nervous disposition. He is easily startled, worries about inconsensual matters, and sometimes complains of stomach cramps. Inconsequential matters means उसको एंजाइटी है, उसके बारे में खामखा परेशान हो जा रहा है। At night, he grinds his teeth in sleep. ये भी एंजाइटी की अलामत है कि दांत। उसके अलावा क्या है कि there is no history of drug abuse, diagnosed as suffering from generalized anxiety disorder। उसने डायग्नोसिस बता दी। He is prescribed buspirone। बताया था ना मैंने कि buspirone जो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में देते हैं। टॉलरेंस नहीं होती, डिपेंडेंस नहीं होती, तो ये सेफ है। The patient should be informed to anticipate। Anticipate means expect। क्या वो expect करेगा? A need to continuously increase drug dose because of tolerance। ये बात सही है? टॉलरेंस तो नहीं होती इसमें वैसे। टॉलरेंस नहीं होती तो ये बात गलत होगी। A significant effect of the drug on memory। No, वो उनके होते हैं बेंजोडायज़ेपिन और इसके, इसीलिए तो कहा था कि इसके CNS डिप्रेशन इफेक्ट्स कम है टॉक्सिसिटी वाले, ये सेफ है। इसका डी सही है। हाँ, तो एडिटिव CNS डिप्रेशन विद अल्कोहल बेवरेज ये भी नहीं होगी। That the drug is likely to take a week or more to begin working। मैंने बताया था ना कि स्लो ऑनसेट है, तो एक वीक से ज्यादा लेता है अपना एक्शन परफॉर्म करने। तो इसका ऑप्शन होगा डी। That if he stops taking the drug abruptly he will experience withdrawal sign। नहीं, मैंने बताया था डिपेंडेंस नहीं होती, और डिपेंडेंस नहीं होगी तो विथड्रॉल साइंस भी नहीं होते इसके। सही। आगे आ गया 4। Which of the following best describe the mechanism of action of benzodiazepine? आसान है कि increase frequency of opening of chloride ion channels coupled to GABA A receptors। सही हो ये गया। तो सिंपल सा सवाल है। An 82-year-old woman otherwise healthy for her age has difficulty sleeping। Triazolam, benzodiazepine, a short acting, is prescribed for her at 1/2 of conventional adult dose। ठीक है, यानी एडल्ट को जो डोज दी जाती है उससे उसको हाफ दी है। क्यों? क्योंकि वो 82-year-old वुमेन है। Which statement about the use of triazolam in this elderly patient is accurate? Ambulatory dysfunction is unlikely to occur in elderly patients taking 1/2 of conventional adult dose।
यानी मोटर एबनॉर्मेलिटीज। अब देखें जो ओल्ड एज में पेशेंट पहुंच चुका है वो टॉक्सिसिटी के चांसेस उसमें ज्यादा हैं, ऐसे ही है ना? हाँ सही हो गया। टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हैं। सो अगर आप हाफ डोज भी दे रहे हैं अडल्ट से, उसके बावजूद उसके अंदर एम्ब्यूलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है, इज लाइकली टू अकर हो, तो फिर ये सही होगा। उसमें लिखा है इज अनलाइकली टू अकर, तो ये नहीं ये होगा। गलत है। अब ये चूंकि सीएनएस डिप्रेशन कराएगी, कार्डियोवैस्कुलर ये डिप्रेशन होगी, भी आता है इसका। तो हाइपरटेंशन तो नहीं होगा, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर नहीं। डिप्रेशन होगी तो हाइपोटेंशन होना चाहिए। देन द पेशेंट में एक्सपीरियंस एमनीजिया इफ शी, अब ये मैंने बता दूं पहले क्या है। सी ऑप्शन, ओवर द काउंटर कोल्ड मेडिकेशंस में एंटागोनाइज द हिप्नोटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। काउंटर कोल्ड ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होती है जो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं, यानी आम अवेलेबल होती है जो, और उनमें से है एंटी हिस्टामीन भी है। मैंने पीछे बताया था एंटी हिस्टामीन क्या करवाता है, एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन, एडिशन कराता है एक्शन को, उसके जो डिप्रेसिव एक्शन थे उसमें एडिशन होती है, जबकि वो यहाँ कह रहे हैं एंटागोनिज्म, एंटागोनाइज करते हैं। तो ये बात सही होगी? गलत है। गलत होगी, तो ये ऑप्शन सी भी गलत है। अब ट्रायाजोलम जो है डज नॉट कॉज रीबाउंड इंसोम्निया ऑन एब्रप्ट डिस्कंटिन्यूएंस, ये बेंजोडायजेपिन है, और बेंजोडायजेपिन क्या करते हैं, विथड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसमें डिपेंडेंस होती है, तो ये बात भी गलत होगी। वो कह रहा है नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा। तो पीछे बचा क्या था, पेशेंट में एक्सपीरियंस एमनीजिया स्पेशली इफ सी आल्सो कंज्यूम्ड अल्कोहल बेवरेजेस। मैंने बताया था अल्कोहल बेवरेजेस से भी एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन होगी, तो उससे एमनीजिया हो सकता है उसको। तो ये डी ऑप्शन सही है। समझ आ गई इस ऑप्शन की? हाँ। आगे है सी, the most likely explanation for the increased sensitivity of elderly patients after a single dose of a benzodiazepine is, इसका पीछे से देख लेते हैं। तो ये वो जो नया एडिशन है उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन ये यही सवाल बनेगा ही वैसे। नहीं है ना। हाँ ये सवाल ही नहीं है वहां पे, The most likely explanation for वही increased होगा ना sensitivity यार, elder patient. एज। अब ओल्ड एज में सेंसिटिविटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एज के साथ चेंजेस आएंगी ब्रेन फंक्शन में, सिंपल होगा। तो इसका ये ऑप्शन होना चाहिए, For the increased- नहीं, ये सिंपल है भी ना। तो हो सकता है। ये भला क्या कह रहा है, द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीज सेंसिटिव एल्डरली पेशेंट आफ्टर सिंगल, क्योंकि एल्डरली वो पेशेंट, उसकी जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो भी तो कम हो जाता है ना, लीवर डिस्फंक्शन की वजह से। हाँ ये भी हो सकता है। चलो इसको देख लेते हैं पीछे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। A 40-year-old woman has spotted intense anxiety with mild physical symptoms including hyperventilation, tachycardia, sweating. If she is diagnosed, अब देखो, if she is diagnosed as suffering from a panic disorder, acute anxiety panic disorder में मैंने कहा था कौन सी ड्रग जहन में सोचनी है, कौन सी सोचनी है, ये शॉर्ट क्लिनिकल एक्टिंग जो एप्लीकेशन है में मैंने, बेंजोडाइजिपिन। क्लिनिकल एप्लीकेशन में बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडायजिपिन, जब जहां पैनिक डिसऑर्डर आ जाए, एक्यूट एंजाइटी अटैक आ जाए, वहां बेंजोडायजिपिन सोच। सो अब जो नीचे वाले ऑप्शन है उनमें से हमसे बेंजोडायजिपिन सर्च करनी है, कौन सी हैं, दो हैं, एक फ्लूराजिपाम है, एल्प्राजोलम और फ्लोराजिपिन। एल्प्राजोलम है। सो मैंने बताया था कि दो ड्रग्स जो होती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, कौन सी, एल्प्राजोलम और एक वो थी, क्या नाम था उसका, क्लोनाजिपाम। क्लोनाजिपाम। तो एल्प्राजोलम इज द बेस्ट आंसर। Then have सही है। which drug used in the maintenance treatment of patients with tonic-clonic or partial seizure states increases। अब ये देखो यहाँ एक पॉइंट नोट करना होता है हर स्टेटमेंट में, increases the hepatic ये तो metabolism of many drugs। बारबिचुरेट होगा ना। बारबिचुरेट्स हो गए, phenobarbital, बात खत्म। Patient with liver dysfunction is scheduled for a surgical procedure. Lorazepam or oxazepam can be used for pre-anesthetic sedation in this patient without special concern regarding excessive CNS depression because these drugs are, अब ये जो लोराजिपाम है ना, ऑक्साजिपाम है, बाकी सबकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के अंदर होते हैं, ये एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉन्जुगेशन होती है, इनकी कॉन्जुगेशन जो है एक्स्ट्रा हिपैटिक होती है। सो अब लीवर डिसफंक्शन भी है तो फिर भी हम इसको इजीली दे सकते हैं, तो ये बिकॉज क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड एक्स्ट्रा हिपैटिकली। अब ये लास्ट है, दिस ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया
facilitates the inhibitory action of GABA but it lacks, अब देखो inhibitory action कर रहा है लेकिन देखो एंटी कन्वल्सन इफेक्ट नहीं है और मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ हिप्नोटिक है, सेडेटिव नहीं है, सेडेटिव एक्शन उसका नहीं है। तो कौन सी होगी? ये नॉन बेंजोडाइजेपिन। नॉन बेंजोडाइजेपिन, एक तो यहां से आपको क्लू मिला। दूसरा है इट्स एक्शंस आर एंटागोनाइज्ड बाय फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल से दो ही ड्रग्स के एक्शन को एंटागोनाइज कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन और न्यूअर हिप्नोटिक्स। लेकिन बेंजोडाइजेपिन में कन्वल्सन, एंटी कन्वल्सन और मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यूअर हिप्नोटिक्स में नहीं होती। तो अब बची कौन सी? न्यूअर हिप्नोटिक्स। और उनमें से कौन सी ड्रग है? एसजोपिक्लोन, ये ड्रग होगी। अब हमारे पास था कि एज के साथ उसका इफेक्ट क्यों होता है, तो ऑप्शन उसका देखो वही है, द आंसर इज ए, चेंजेस आती हैं। डिक्रीज ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द लिवर एंड किडनी अकर्स ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस। दीज चेंजेस में कंट्रीब्यूट टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। वही एज के साथ चेंजेस आती हैं। तो ये हमारा सारा चैप्टर जो है क्लियर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो? मैं कहता हूँ लेवल हो गया मुदस्सिर भाई। लेवल हो गया। हाँ ओके सर।